गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पेनिसिलियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। पेनिसिलियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी कुछ जातियों में पढ़ा गया है और यह पाया गया है कि सेक्सुअलिटी में रिडक्शन अथवा ह्रास देखने को मिलता है। इसका अर्थ हम आगे और स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। पेनिसिलियम में मेल तथा फीमेल दोनों ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स का विकास होता है तथा अधिकांश स्पीशीज में मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स फंक्शनल भी होते हैं। क्योंकि पेनिसिलियम की विभिन्न जातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती है, अतः सुविधा की दृष्टि से हम पेनिसिलियम वर्मिक्यूलेटम में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। तो इस जाति में मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में एंथ्रीडिया का विकास होता है तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में एस्कोगोनियम का विकास होता है। दोनों ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स एक ही माइसीलियम में पास स्थित कवक सूत्रों पर डेवलप होते हैं। दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कवक सूत्र की एक शाखा के ऊपर की ओर डेवलपमेंट से यहाँ पर यंग एस्कस या यंग एस्कोगोनियम का निर्माण प्रारंभ होता है। शीघ्र ही यह यंग एस्कोगोनियम अनेक माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बहुकेंद्रकीय अथवा मल्टीन्यूक्लिएट हो जाती है। एस्कोगोनियम के निर्माण के प्रारंभ होने के साथ ही यहाँ पास में ही मेल ब्रांच का भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इस मेल ब्रांच की टिप अथवा सिरा फूल जाता है तथा इसमें न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म स्थानांतरित हो जाते हैं। तत्पश्चात यह टिप बाकी की मेल ब्रांच से एक सेप्टा फॉर्मेशन के द्वारा अलग हो जाती है तथा अब इसे एंथ्रीडिया के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि एंथ्रीडिया तथा एस्कोगोनियम दोनों ही एक दूसरे के पास स्थित हैं तथा एंथ्रीडियम इस प्रकार से एस्कोगोनियम से लिपटा हुआ है। एस्कोगोनियम के मैच्योर होने के पश्चात वह कॉमन वॉल जो कि एंथ्रीडिया तथा एस्कोगोनियम को आपस में कनेक्ट करती है वह घुल जाती है तथा इस वॉल के घुलने से एंथ्रीडियम का साइटोप्लाज्म एस्कोगोनियम में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि ध्यान में रखनी है वह है कि केवल साइटोप्लाज्म ही एंथ्रीडियम से एस्कोगोनियम में स्थानांतरित होता है, न्यूक्लियस का स्थानांतरण नहीं होता है। तो फिर यह न्यूक्लियस जाते कहाँ हैं? शीघ्र ही एंथ्रीडिया के जो केंद्रक हैं वह नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं तथा कुछ समय पश्चात यह पूर्णतः डिजेनरेट हो जाते हैं। अतः एंथ्रीडिया का केवल साइटोप्लाज्म ही एस्कोगोनियम में प्रवेश करता है। इसीलिए हमने कहा था कि पेनिसिलियम की स्पीशीज में सेक्सुअलिटी में रिडक्शन अथवा ह्रास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का बनना तथा साइटोप्लाज्म का स्थानांतरित होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट को या फर्स्ट स्टेप को बताता है। जैसे ही एंथ्रीडिया से साइटोप्लाज्म एस्कोगोनियम में प्रवेश करता है वैसे ही एस्कोगोनियम में कुछ परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि एस्कोगोनियम पंक्तिबद्ध तरीके से अरेंज्ड हो जाती है और इसमें अनेक सेगमेंट्स अथवा खंड आपको नजर आ रहे हैं। प्रत्येक कोशिका बाइन्यूक्लिएट अथवा द्विकेंद्रकी संरचना के रूप में डेवलप होती है। अब इस द्विकेंद्रकी संरचना से एस्कोजीनस हाइफी नामक संरचना धीरे धीरे बननी प्रारंभ हो जाती है। एस्कोजीनस हाइफी का
जो टिप है या अंतिम सिरा है वह फूल जाता है तथा फूलकर यह एस्कस मदर सेल के रूप में कार्य करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एस्कस मदर सेल में भी आपको 2 केंद्रक नज़र आ रहे हैं। इस कंडीशन को डाइकैरियन या द्विकेंद्र की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब इस एस्कस मदर सेल में पाए जाने वाले दोनों केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है तथा यंग एस्कस का निर्माण होता है। जल्दी ही इस यंग एस्कस में पाया जाने वाला डिप्लॉइड न्यूक्लियस सर्वप्रथम मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण करता है। चारों हैप्लॉइड स्पोर्स में एक समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप टोटल 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार जनन की इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम एस्कोजीनस हाइफी बनते हैं, जिससे एस्कस मदर सेल का निर्माण होता है, जो कि 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण करती है। अब यह पूरी की पूरी संरचना एक फ्रूटिंग बॉडी अथवा लैंगिक काय में पाई जाती है। फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात बनी संरचना है, जो कि हायर फंजाई में रिपोर्ट की गई है। तो एस्कोमाइसिटीज में पाए जाने वाली फ्रूटिंग बॉडी को कहा जाता है क्लिस्टोथीसियम। तो सबसे पहले हम इस फ्रूटिंग बॉडी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। एस्कोकार्प लैंगिक जनन के पश्चात बना फ्रूटिंग बॉडी है, जो कि चारों तरफ से एक थिक लेयर के द्वारा मल्टी लेयर्ड संरचना के द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है, जिसे कि पेरिडियम कहा जाता है। एस्कोगोनियम, एस्कोजीनस हाइफी पेरिडियम के द्वारा घिरे रहते हैं। तो इस प्रकार यह फ्रूटिंग बॉडी एक पूर्णतः बंद या कंप्लीटली क्लोज्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। इसे विशेष नाम दिया जाता है क्लिस्टोथीसियम। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड कि पेनिसिलियम में पाए जाने वाली फ्रूटिंग बॉडी कंप्लीटली बंद अथवा क्लोज होती है। किसी भी प्रकार की ओपनिंग इसमें नहीं पाई जाती है तथा इसे क्लिस्टोथीसियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको यह फ्रूटिंग बॉडी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि यह एक गोल बॉल के समान संरचना है, जिसमें कहीं पर भी कोई ओपनिंग या कुछ भी छिद्र उपस्थित नहीं है। अब यह फ्रूटिंग बॉडी बनी किससे होती है? क्योंकि यह लैंगिक काय है, अतः इसके अंदर की तरफ अनेक एस्कोस्पोर्स, एसाई यानी एस्कोजीनस हाइफी तथा कुछ बंधे हाइफी प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार फ्रूटिंग बॉडी 3 भागों से मिलकर बनी है, एस्कोस्पोर्स, एस्कोजीनस हाइफी तथा कुछ स्टराइल हाइफी यानी बंधे हाइफी। अब ये एस्कोस्पोर्स लंबे समय तक इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि इनके बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती। जब किसी कारण से यानी जल की अधिकता में अथवा किसी मैकेनिकल इंजरी से इस फ्रूटिंग बॉडी यानी क्लिस्टोथीसियम की वॉल ब्रेक होती है, तो इस वॉल के ब्रेक होने के पश्चात ही एस्कोस्पोर्स इसमें से मुक्त हो पाते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी से मुक्त होने के पश्चात यह एस्कोस्पोर्स धीरे धीरे न्यूट्रिटिव फ्लूइड में फ्लोट करते हैं तथा क्लिस्टोथीसियम से मुक्त होते हैं। जैसे ही इन्हें उपयुक्त सबस्ट्रेटम मिलता है, यह जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं तथा जर्मिनेशन के पश्चात यह नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्लिस्टोथीसियम में अनेक एस्कोस्पोर्स हैं
क्लिस्टोथीसियम की वॉल के टूटने के पश्चात यह मुक्त हो गए हैं। प्रत्येक एस्कोस्पोर हैप्लॉइड संरचना है या अगुणित संरचना है, क्योंकि इसका निर्माण मियोसिस के पश्चात हुआ है। अब यह एस्कोस्पोर जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं तथा जर्मिनेशन के तुरंत पश्चात एक नए माइसीलियम का निर्माण कर देते हैं। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस प्रकार क्लिस्टोथीसियम के साथ ही इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है तथा लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि पेनिसिलियम में किस प्रकार का लाइफ साइकिल होता है तथा किस प्रकार के घटना चक्र पाई जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही लाइफ साइकिल में उपस्थित होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। कोनिडियोफोर पे बनने वाले कोनिडिया जिनके जर्मिनेशन से पुनः पेनिसिलियम माइसीलियम का निर्माण हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पष्ट रूप से जीवन चक्र को दो अवस्थाओं में बांटता है। डिप्लोफेज यानी वह प्रावस्था जिसमें कि द्विगुणित स्टेज पाई जाती है तथा हैप्लोफेज यानी अगुणित प्रावस्था जिसमें कि अगुणित स्टेजेस या अगुणित केंद्रक उपस्थित रहता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो एंथ्रीडियम तथा आर्चिगोनियम में मेल तथा फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। एस्कोगोनियम में न्यूक्लियस की पेयरिंग होती है। एस्कोजीनस हाइफी का निर्माण होता है। एस्कोजीनस हाइफी में एस्कस मदर सेल बनती है जिसमें कि दोनों केंद्रक संयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार माइसीलियम में दोनों केंद्रकों के संयुक्त होने पर, कैरियोगैमी का प्रोसेस होने पर डिप्लोफेज या द्विगुणित अवस्था स्थापित होती है। एस्कस मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन होने के पश्चात एस्कोस्पोर्स बनते हैं और एस्कोस्पोर बनते ही हैप्लोफेज या अगुणित अवस्था प्रारंभ हो जाती है। यह एस्कोस्पोर जर्मिनेट होते हैं तथा जर्मिनेशन के पश्चात अगुणित पेनिसिलियम माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पेनिसिलियम का लाइफ साइकिल संपन्न होता है। धन्यवाद।